नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह, प्रोक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। इस वीडियो लेक्चर में हम जो मैकेनिकल एमई 309 जो सब्जेक्ट है थर्ड ईयर का, मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की जो यूनिट है 8 एस्टिमेशन इन फोर्जिंग शॉप का जो टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ लॉसेज इन फोर्जिंग ऑपरेशन है, नेट, ठीक है, नेट वेट है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम है, रिक्वायर्ड टाइम कितना होता है फोर्जिंग ऑपरेशन में, है ना, फोर्जिंग का प्रोडक्ट बनाने में, उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन प्रोसीजर से। तो ये जो फोर्जिंग शॉप का जो एस्टिमेशन है, ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका एस्टिमेशन है, ये शॉप टू शॉप और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी अलग अलग फोर्जिंग शॉप जो बनी हुई है उसमें अलग अलग रहता है, ठीक है, और साथ में जो पर्सन इसको जो एस्टिमेशन कर रहा है इसका, उस पर भी डिपेंड करता है। फिर भी यहाँ पर जनरल प्रोसीजर दिया हुआ है जिसमें जो फैक्टर है वो अपने को देखने होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नेट वेट, यानी जो फोर्जिंग से हम जो भी जॉब बना रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए कोई बोल्ट ही बना रहे हैं, है ना, फोर्जिंग शॉप में बोल्ट भी बनते हैं, ठीक है, बड़ा बोल्ट बना रहे हैं, तो अब उस बोल्ट के लिए कितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, उसका कितना वेट अपने को चाहिए, अपने पास क्या बोल्ट के डायमेंशन होते हैं, ठीक है, होते हैं ना, ठीक है, जैसे कोई क्रैंक साफ्ट, कोई साफ्ट बनानी है उसके भी डायमेंशन ऑलरेडी जो ड्राइंग होती है अपने पास उसमें होते हैं, उसके इस ड्राइंग के आधार पे, उस डायमेंशन के आधार पे, और फिर जो मटेरियल दिया हुआ है किस मटेरियल का, उसके आधार पे हम पता करते हैं कि उस मटेरियल की कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितना उसका वेट चाहिए, तो इसे कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ नेट वेट, ठीक है। तो किसी भी फोर्स्ड कंपोनेंट है, कोई भी प्रोडक्ट है या जो है फोर्जिंग से बनाया जाने वाला, उसके नेट वेट का एस्टिमेशन करने के लिए जो नीचे प्रोसीजर दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी आपको जॉब ड्राइंग है, आपको ड्राइंग दी हुई है, जैसे किसी बोल्ट है जो आपको बनाना है, जो अपन न्यूमेरिकल में आगे देखेंगे भी, उसकी ड्राइंग दी हुई है, ठीक है, उस ड्राइंग को सूटेबल जियोमेट्रिकल सेक्शन में तोड़ना होता है, ठीक है। जैसे बोल्ट ही है, उसको आप कैसे तोड़ोगे जियोमेट्रिकल सेक्शन में, जैसे एक तो उसका जो लेंथ वाइज पार्ट होता है और एक हेड होता है, ठीक है, 2 पार्ट्स में आप इजीली तोड़ सकते हो, हेक्सागोनल हेड है और फिर उसकी जो रोड है, ठीक है, जियोमेट्रिकली आपने 2 भागों में तोड़ लिया, ठीक है, जिससे कि जो प्रत्येक भाग का वॉल्यूम है वो आसानी से निकाला जा सके, ठीक है। इसके बाद दूसरी स्टेप है जो प्रत्येक सेक्शन आपने तोड़ा है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना, ठीक है। इसके लिए आपको जो राउंडेड कॉर्नर है, यदि शार्प कॉर्नर, राउंडेड कॉर्नर है, उनको अवॉइड करना है, नेगलेक्ट करना है, और सूटेबल एजम्पशन लेने हैं, यदि कोई एजम्पशन लेने की ज़रूरत पड़े, है ना, कुछ चीज़ माननी पड़े तो वो आपको माननी पड़ेगी, ठीक है, सूटेबल एजम्पशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी जो कोई भी ड्राइंग दी हुई है तो उसको जॉब की, उसको सूटेबल जियोमेट्रिकल सेक्शन में तोड़ना है। दूसरी स्टेप है फिर उस प्रत्येक सेक्शन का वॉल्यूम निकालना है, उसमें राउंड कॉर्नर है उनको नेगलेक्ट करना है। तीसरी स्टेप है कि आपको जो मटेरियल है उसका टोटल वॉल्यूम निकालना है, इजीली निकाल सकते हो टोटल वॉल्यूम। जैसे बोल्ट की बात करें तो बोल्ट में एक रोड होती है और उसके ऊपर हेक्सागोनल हेड होता है, तो दोनों का वॉल्यूम ऐड करना है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। और कई बार कुछ वॉल्यूम माइनस करना पड़ता है, जैसे बोल्ट में कई जगह पे मान लो उसमें होल दे रखा है ना, वो डालने के लिए, कीवी डालने के लिए या की डालने के लिए, या जो पिन है वो डालने के लिए, ठीक है, तो उस होल का जो वॉल्यूम है वो आपको माइनस करना है, तो नेट वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो फोर्जिंग से आपको कोई प्लेट ही बनानी थी, उस प्लेट में होल भी दे रखे हैं, है ना, स्क्वायर प्लेट थी, तो स्क्वायर का वॉल्यूम निकाल लिया इजीली, एरिया से जो क्यूब का एरिया निकालते हैं उस हिसाब से लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, माइनस किसका करना है, जितने भी उसमें होल दे रखे हैं उनका जो वॉल्यूम है वो माइनस करना है, इससे नेट वॉल्यूम आ जाएगा या टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप है वॉल्यूम, यदि आपके पास आ चुका है तो आप आराम से उसका वेट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि आपको जो वॉल्यूम दे रखा है उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप जिस मटेरियल से बना रहे हो उसके बारे में आपको पता ही है। जैसे मान लो स्टील से बना रहे हो तो स्टील की डेंसिटी आपको पता है, तो जो वॉल्यूम आपने निकाला है उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट वेट आ जाएगा। तो ये होता है
एस्टिमेशन ऑफ नेट वेट, यानी कितना मटेरियल आपको चाहिए केजी में, वो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। जैसे मान लो ये फोर्जिंग से आपको प्लेट बनानी थी, है ना, इसकी कुछ थिकनेस होगी। ठीक है, इसमें होल दे रखे थे 2 मान लो अलग अलग साइज़ के, तो आपको इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है, आराम से निकाल सकते हो। कैसे? पहले तो ये स्क्वायर है पूरा, इसका वॉल्यूम निकालो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, फिर इसमें से जो होल दे रखे हैं दोनों, इन दोनों का वॉल्यूम माइनस करो तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। फिर ये मान लो स्टील से बना हुआ है तो इसकी डेंसिटी लगभग 7 है ना, 7000 है ना, 300 kg पर मीटर क्यूब होती है। इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वेट आ जाएगा। अब बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ लॉसेज। फोर्जिंग के दौरान जो लॉसेज होते हैं, है ना, क्षय होता है जो भी, उसका एस्टिमेशन कैसे किया जाता है। तो कोई भी जो डिफरेंट फोर्जिंग ऑपरेशन होते हैं उसमें कुछ जो मटेरियल की मात्रा है, जो मेटल आप काम में ले रहे हो, मटेरियल है, उसकी मात्रा क्या होती है, नष्ट होती है ना। जैसे आपने कैलकुलेशन करके बताया नेट वेट चाहिए, मान लो किसी बोल्ट को बनाने के लिए 1 kg, तो आपको पता चलेगा कि आपका कुछ मटेरियल लॉस हो चुका है ना। तो एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको लगभग मान लो 1.20 kg मटेरियल चाहिए उस बोल्ट को बनाने के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि 200 ग्राम जो है उस वेट का क्या हो गया, लॉस, तब जाके आपका जो एक्चुअल 1 kg का आपको मटेरियल चाहिए बोल्ट में वो मिलता है, 1 kg का बोल्ट मिलेगा। तो उन्हीं लॉसेस की इसमें बात कर रहे हैं। तो जो एग्जैक्ट एस्टिमेशन है लॉसेस का वेरी डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से पता चलती है। ठीक है, तो फोर्जिंग ऑपरेशन के दौरान जो मटेरियल लॉस्ट होता है, ठीक है, उसको जितना हो सके उतना एक्यूरेट मेजर करना होता है। तो निम्नलिखित जो लॉस है उनसे अपने को पता चल जाता है कि कौन कौन से लॉस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टोंग लॉस। ठीक है, टोंग लॉस क्या होता है? जब कोई भी फोर्जिंग ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है, तो उसके दौरान उस जो जॉब है उसकी स्टॉक लेंथ रिक्वायर्ड होती है कुछ, जिससे कि जॉब को आसानी से टोंग में पकड़ा जा सके। ठीक है, यानी कोई भी जॉब आप बना रहे हो तो उस जॉब को हैमर के नीचे लेके जाना पड़ेगा, हैमरिंग होगी फोर्जिंग, तो उसको पकड़ना पड़ेगा उस जॉब को, है ना, संडासी से या किसी इक्विपमेंट से पकड़ोगे आप तो उसको कहते हैं टोंग लॉस। उसके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल देना पड़ता है ताकि उस मटेरियल को इजीली पकड़ के आप इधर उधर जो वांछित शेप हो उसमें ला सको थोड़े से पीट करके, तो उसे बोलते हैं टोंग लॉस। तो ये जो लेंथ होती है, एक्स्ट्रा लेंथ होती है, जिसको जब जॉब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है, यानी जब जॉब आपको कंप्लीट हो गया तो जो एक्स्ट्रा लेंथ आपको दी हुई है उसको आप काट लोगे। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को फोर्जिंग से इस प्रकार का कोई जॉब, अभी बताता हूँ, ये जो मेरे को फोर्जिंग से बनाना था, ठीक है, रॉ मटेरियल से, ठीक है, तो इसको पकड़ने के लिए, टोंग में पकड़ने के लिए एक्स्ट्रा लेंथ दी हुई है ना। कैसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है एक्स्ट्रा लेंथ, ये ऐसी भी हो सकती है जो बनाई हुई है, इससे ताकि इसको ग्रिप करके हैमर के नीचे लेके जाया जा सके इस जॉब को। तो इस लेंथ को बाद में जब ये आपका जॉब कंप्लीट हो गया तो यहाँ से काट के इस लेंथ को अलग कर दिया जाता है, तो ये टोंग लॉस है। तो ये जो लॉस है ये कितने तक होता है? जो भी आपका जो स्टॉक लेंथ है उसका 2 से 3 सेंटीमीटर तक का लिया जाता है। ठीक है, यानी 2-3 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा आपको लेंथ देनी पड़ती है ताकि उस जॉब को पकड़ा जा सके टोंग में, तो उसको आप फिर रिमूव कर लेते हो जॉब करने के बाद। तो होता है टोंग लॉस। उसके बाद होता है स्केल लॉस। स्केल लॉस में क्या होता है? कोई भी हॉट मटेरियल होता है, क्योंकि हॉट फोर्जिंग के दौरान आप क्या करते हो, मेटल को रेड हॉट गर्म करते हो। ठीक है, तो हॉट जब अपन करते हैं, गर्म जब करते हैं, तो मटेरियल की जो आउटर सरफेस है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है ना, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। और जब इस ऑक्सीडाइज्ड लेयर या उस जॉब को अपन हैमरिंग करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज्ड लेयर क्या हो जाती है, रिमूव हट जाती है। आपने देखा भी होगा लोहार को काम करते
जब उस किसी भी जॉब को बना रहा है, जैसे कुल्हाड़ी बना रहा है, उसको जब वो पीटता है तो कुछ मटेरियल छिटक के दूर होता रहता है ना, देखा है ना अपन ने। तो वो ऑक्सीडाइज जो लेयर है वो रिमूव होती है, यानी इसमें मटेरियल भी आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का लॉस है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीडाइज लेयर है ये हैमरिंग के दौरान टूट जाती है और फॉर्म के रूप में, स्केल के रूप में अलग हो जाती है। इससे क्या है, जो भी आपका जॉब था उसका जो डायमेंशन है वो कम होता है। तो इसका जो जितना कम हो रहा है उसका आपको एस्टिमेशन करते वक्त ध्यान में रखना पड़ता है। तो लगभग ये 6% ऑफ नेट वेट तक आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, ठीक है। 6% तक आप एक्स्ट्रा लोगे, यानी 100 kg का कोई जॉब बना रहे हो तो लगभग आपको मानना पड़ेगा कि 6 kg तो उसमें किस में रिमूव हो जाएगा, स्केल के रूप में। तो आपको 106 kg का मटेरियल लेके चलना पड़ेगा यदि 100 kg का आपको जॉब बनाना है ना। 6% तक ये लॉस होता है, स्केलिंग के रूप में रिमूव होता रहता है। हैमरिंग होती है तो ये मटेरियल रिमूव हो जाता है ऑक्सीडाइज होने की वजह से। इसके बाद है फ्लैश लॉस। ये जो फ्लैश लॉस क्या होता है, सरप्लस मेटल होती है, सरप्लस मेटल होती है जो जब डाई के जो 2 डाई होती है उनके बीच में जब अपन स्क्वीज करते हैं हॉट मेटल को, तो ये सरप्लस मेटल बाहर डाई के बाहर की तरफ निकल के आ जाती है, ठीक है। तो डाई के चारों तरफ आपको ये मिलती है। तो जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो इस सरप्लस मेटल है इसको रिमूव करना पड़ता है, ट्रिम्ड करके हटाना पड़ता है, ठीक है। ये लगभग आप इस प्रकार के लॉस को जूम कर सकते हो, 20 mm चौड़ा और 3 mm मोटा, पूरी पेरिफेरी है जो डाई के उसके ऊपर। ये किस प्रकार का होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे ये आपकी डाई है, अभी समझ में आ जाएगा। ये 2 डाई है, ठीक है। ये अपर डाई है और नीचे वाली लोअर डाई है। आपको जो बनाना है, दिख रहा है कैसा जो बनेगा जब ये डाई में ऐड करेगी, इस प्रकार का जो आपका बन जाएगा, ठीक है। जब आपने रॉ मटेरियल डाला हुआ है यहाँ पे रेड हॉट, ठीक है। जब ये डाई नीचे की तरफ आएगी तो जो सरप्लस मेटल है, ठीक है, अभी आपको बताता हूँ क्या होगा। ये दोनों डाई आपस में जॉइन हो गई है ना। आपका मटेरियल वो जॉब है ये बन गया। ये मान लो इस प्रकार का जॉब आपका बन चुका है, फोर्स पार्ट, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा सरप्लस मेटल था वो डाई की पूरी चारों तरफ क्या आ गया, बाहर आ गया ना, एक्स्ट्रा मटेरियल जो रहता है। अब जब ये जॉब आपका, अब इस डाई को बाहर निकालोगे तो आपका जॉब ये कैसा मिलेगा, आपको इस प्रकार का मिलेगा चारों तरफ से, समझ गए। चारों तरफ से चीज़ होगी, इधर से देखो चाहे किधर से देखो। अब जब फिनिश्ड प्रोडक्ट आपको इसको बनाना है तो इस जो ये सरप्लस मटेरियल है इसको रिमूव करना पड़ेगा, है ना। आप इसको काट करके ग्राइंडिंग से, तब आपको ऐसा जॉब आपका जो आपने बनाया था वो इस प्रकार का आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। जिसे कहते हैं फ्लैश लॉस, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको माना जाता है 20 mm चौड़ा और 3 mm मोटा, ठीक है। इसके बाद है शियर लॉस। शियर लॉस कौन सा होता है कि जो भी आपको जॉब बनाना है फोर्जिंग से, है ना, तो जो फोर्जिंग के लिए रॉ मटेरियल आप कहाँ से लेके आते हो, कोई लंबी बार होती है, लंबा स्टॉक होता है, उससे काट के लेके आते हो। सोइंग से ऐसी जो हेक्सा है या पावर हेक्सा से काट करके या सीरिंग ऑपरेशन करके काट के लेके आते हो, ठीक है। तो इस जो सॉइंग ऑपरेशन है, काटने के दौरान क्या होता है, सब मटेरियल हमेशा लॉस्ट होता है ना। अपन वृक्षों में भी काटते हैं तो बुरादे के रूप में, है ना, चिप्स के रूप में मटेरियल रिमूव होता है काटने के दौरान, ठीक है। ये हमेशा लॉस्ट होता है, ठीक है।
तो इस प्रकार के लॉस को भी 5% तक माना जाता है नेट वेट का, है ना। जैसे आपने 100 kg का जॉब लिया है तो 5% तो कटिंग के दौरान लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है, इस लॉस को आप ध्यान में नहीं रखोगे, है ना। जैसे आप को मान लो चाहिए 100 mm की रोड चाहिए, है ना, उसकी फोर्जिंग करनी है। तो आपने 1000 mm का आपके पास टुकड़ा पड़ा है रोड का, उससे काट के लेके आओगे 100 mm की। तो आपने एग्जैक्ट 100 mm पे ही लगाया सोइंग मशीन, तो आप जब उसको काटोगे ना, क्योंकि सोइंग मशीन जो शो है ना, आ रही है, उसमें भी उसकी भी कुछ थिकनेस है, एग्जैक्ट आपने लगाया, तो क्या होगा कि आपने जो 100 mm का टुकड़ा काटना चाहते थे वो हो सकता है आपको 100 mm से कम का मिले, तो आपको सरप्लस थोड़ा काटना होता है, ठीक है। तो ये भी लॉस आपको देखना होता है, ठीक है। इसके बाद है स्क्रू लॉस। तो ये वह लॉस होता है जो मटेरियल टोंग तथा जॉब के बीच में होता है, ठीक है। डाई में अपन मटेरियल को रखते हैं, रॉ मटेरियल को, और टोंग होता है, तो इनके बीच का जो मटेरियल होता है वो स्क्रू लॉस कहलाता है, ठीक है। ये भी मेटल लॉस होता है और इसको लगभग नेट वेट का 7% तक मान के चलना होता है, ठीक है। तो हमने देखा फोर्जिंग जो ऑपरेशन है उसके दौरान 15 से 20% तक का जो नेट वेट है मेटल का वो लॉस्ट हो जाता है फोर्जिंग के दौरान, यानी 15 से 20% तक मटेरियल आपका लॉस में जाता है। यानी आपको 100 kg का कोई जॉब बनाना है, डिज़ाइन पार्ट में आपको पता चला कि 100 kg का ये बनेगा जॉब फोर्जिंग से, तो आपको लगभग 20% तक एक्स्ट्रा मटेरियल लेके चलना पड़ेगा, आपको 120% लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्ट आप 100 kg का ही डाई में डाल के देखोगे ना, तो फिर आपकी वो जो जॉब है आपका वो क्या मिलेगा, रिजेक्ट ही करना पड़ेगा, डायमेंशन उसका कम हो सकता है ना, वेट है उसका कम मिलेगा ही। तो इन लॉस को ध्यान में रखना पड़ता है। यानी स्टॉक जब आप काटोगे बाहर से, आप फोर्जिंग के लिए जो रॉ मटेरियल लेकर आओगे वहीं से आपको 15 से 20% मटेरियल एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एस्टिमेशन जब आप भी करते हो जब भी, तो ये लॉस का जो कंसिडरेशन है बहुत ही आवश्यक है। जो टोटल वेट होगा आपका वो क्या होगा, टोटल वेट जो रिक्वायर्ड है वो क्या होगा, नेट वेट ऑफ जॉब, यानी जॉब का कितना वेट है जो आप आसानी से पता लगा सकते हो ड्राइंग से, प्लस ये जो जितने भी लॉस हो रहे हैं वेट में इनको ऐड करके, तब आपका क्या मिलेगा, टोटल वेट, ठीक है। तो फोर्जिंग के दौरान जितना आपको वेट चाहिए उसका पता लगा सकते हो, नेट वेट प्लस ये जो लॉसेस में जा रहा है जो वेट, उसको ऐड करके। अब उसके बाद देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ टाइम, है ना। नेट वेट का देख लिया, लॉसेस का देख लिया, एस्टिमेशन ऑफ टाइम का देखते हैं। तो जो ये टाइम का जो एस्टिमेशन है फोर्जिंग शॉप में या फोर्जिंग ऑपरेशन में, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और ये केवल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही पता चलता है, ठीक है। उसके बाद भी ये सेटिस्फैक्टरी या संतोषजनक नहीं होता है, क्योंकि ये जो टाइम है ये वर्कर टू वर्कर वेरी करता है, उनके स्किल पे वेरी करता है कि जो काम करने वाला है वो कितना स्किल्ड है इस काम में, उस पर वेरी करता है, वर्कर टू वर्कर वेरी करता है ना। उसके बावजूद भी जो ये टाइम रिक्वायर्ड है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है ना, ताकि एस्टिमेशन किया जा सके। फोर्जिंग के जो जॉब है फोर्जिंग शॉप में जो एस्टिमेशन किया जा सके, इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है कि आपको पता ही है कि हॉट फोर्जिंग के दौरान क्या करना होता है, जॉब को गर्म करना होता है। तो पहला क्या है, पहली कैटेगरी कौन सी है, टाइम रिक्वायर्ड में कि जो जॉब है उसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक हीटिंग करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, कितने टेम्परेचर तक गर्म करना है उसके हिसाब से कितना टाइम लगेगा। दूसरी कैटेगरी है कि फोर्जिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने में आपको जो इसकी रिक्वायर्ड शेप चाहिए, वांछित शेप चाहिए जॉब की, उसमें कितना समय लगता है। यानी समय को 2 भागों में बांटा गया, एक तो हीटिंग करने के दौरान और एक फोर्जिंग ऑपरेशन के दौरान, ठीक है। तो इसके लिए 2 टेबल दे रखी है आपको। इसमें पहली में तो दे रखा है टाइम रिक्वायर्ड हीटिंग के लिए, डिफरेंट जॉब डिफरेंट वेट्स के लिए, और दूसरी टेबल है जो फोर्जिंग ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम चाहिए डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ जॉब के लिए, है ना। अपन वॉल्यूम के हिसाब से देखते हैं। तो पहली टेबल की बात कर लेते हैं। तो ये जो टाइमिंग दे रखी है ध्यान में रखना है, नॉर्मल वर्क के लिए है जो एनविल और हैमर पे किया जाता है, ठीक है।
एनविल पे रख के और हैमर से किया जाता है उसके लिए। तो फर्स्ट टेबल आपको बता रखी है कि जॉब टाइम वो उसके लिए हीटिंग के लिए तो पहला दे रखा है, पहला पॉइंट इसमें दे रखा है जॉब, और दूसरी हेडिंग दे रखी है टाइम रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग द जॉब, कि उस जॉब को हीटिंग करने के लिए कितना समय चाहिए। तो डिफरेंट मटेरियल के लिए दे रखा है, पहला दे रखा है माइल्ड स्टील है, रोट आयरन है, दूसरा मटेरियल दे रखा है मीडियम कार्बन स्टील है, तीसरा मटेरियल दे रखा है हाई कार्बन स्टील है, चौथा दे रखा है टूल और हाई स्पीड स्टील है। तो आपको यदि सारे ये मटेरियल चार जिन पे अधिकतर फोर्जिंग की जाती है उनके बारे में दे रखा है, तो पहला जॉब आपको दे रखा है 100 ग्राम तक का है ना, यानी कोई छोटा बोल्ट बनाना है, कुछ छोटी पिन बनानी है, ठीक है, छोटी की बनानी है, साफ्ट में डलने वाली 100 ग्राम तक की, ठीक है। यदि माइल्ड स्टील से आप बना रहे हो तो उसको कितने टाइम में वो गर्म हो जाएगी, रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक 50 सेकंड में। यदि मीडियम कार्बन स्टील की आप जॉब को गर्म कर रहे हो रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक तो आपको 1 मिनट लगेगा। हाई कार्बन स्टील को गर्म कर रहे हो, हीटिंग कर रहे हो रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक तो आपको 1 मिनट लगेगा। और टूल स्टील और हाई स्पीड स्टील के लिए 1.5 मिनट तक आपको लगता है। इसी प्रकार यदि जॉब की साइज़ आपकी बड़ी होती है 100 से 200 ग्राम, तब आपको माइल्ड स्टील के लिए 90 सेकेंड, मीडियम कार्बन स्टील के लिए 1 से 1.6 मिनट, हाई कार्बन स्टील के लिए 1 से 2 मिनट, और टूल और हाई स्पीड स्टील के लिए 1.5 से 2.5 मिनट। इसी प्रकार डिफरेंट जो वेट है जॉब के उसके हिसाब से आपको टाइमिंग दे रखी है हीटिंग के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक। अब दूसरी टेबल की बात करते हैं कि फोर्जिंग ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है। तो डिफरेंट जो जॉब है उनके वॉल्यूम दे रखे हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में, है ना, सेंटीमीटर क्यूब में, और डिफरेंट मटेरियल दे रखे हैं, माइल्ड स्टील है, मीडियम कार्बन स्टील है, हाई कार्बन स्टील है, हाई स्पीड स्टील है। यदि आपका जो जॉब है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब का है, यानी छोटा जॉब है 2 सेंटीमीटर क्यूब का, तो माइल्ड स्टील में 20 सेकंड लगते हैं फोर्जिंग ऑपरेशन में, मीडियम कार्बन स्टील में 25 सेकंड, हाई कार्बन स्टील में 30 सेकंड और हाई स्पीड स्टील में 32 सेकंड। इसी प्रकार यदि आपका जॉब उसका वॉल्यूम है 2 से 4 क्यूबिक सेंटीमीटर तो माइल्ड स्टील के लिए 20 से 30 सेकंड, मीडियम कार्बन स्टील के लिए 25 से 35 सेकंड, हाई कार्बन स्टील के लिए 35 से 40 सेकंड और हाई स्पीड स्टील के लिए 35 से 40 सेकंड। इसी प्रकार डिफरेंट जो जॉब वॉल्यूम है उनके लिए ये टाइमिंग दे रखी है उसके। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।